नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है मुकाबला का। हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल दोपहर 2:30 बजे फिर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। जिन छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में कोर्ट में अपील की है, उनके वकील देवदत्त कामत ने आज कोर्ट में कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। ये संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है। छात्राओं के वकील ने कहा कि जब सेंट्रल स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत है तो राज्य स्कूलों में कैसे पाबंदी हो सकती है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि सरकारी ऑर्डर में यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म का मामला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी देखेगी। अब कल इस मामले की सुनवाई होगी। एक तरफ कर्नाटक हाई कोर्ट में यह पूरा मामला सुना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब को लेकर बहस उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त हो रही है। यूपी चुनाव में हो रही है। यूपी में आज दूसरे चरण के चुनाव में भी हिजाब वोटर्स के बीच फोकस में रहा। दूसरे फेज की वोटिंग में मुस्लिम महिलाओं ने भी अच्छी खासी तादाद में वोट डाला, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की कि उन्हें बुर्के में फर्जी मतदान की आशंका है। इसे लेकर बीजेपी ने एक चिट्ठी भी चुनाव आयोग को लिखी है। वो चिट्ठी क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज हाईकोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा हिजाब के मामले पर बहस चलती रही और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां पर पोलिंग हो रही थी, वहां पर आज हिजाब का मुद्दा बेहिसाब चर्चा का विषय रहा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर रिजवान अहमद हैं, इफरा जान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई और सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गई हैं। शुरुआत में के शर्मा जी आपसे कर रही हूं, क्या हिजाब विवाद के जरिए उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा मीनाक्षी जी, क्योंकि हिजाब का विवाद किसने चालू किया है? हिजाब पर तो हमने तो नहीं चालू किया विवाद तो ये कांग्रेस और ओवैसी और यही सब कर रहे हैं। लेकिन आप जब कोई विषय लाएंगे तो जवाब उसका देना होगा, तो जवाब भी दिया जाएगा समय पर। इसलिए ये कहना हर विषय में ध्रुवीकरण, एक बात बहुत स्पष्टता से जान लेनी चाहिए मीनाक्षी जी कि हम किसी ध्रुवीकरण को अपना विषय बनाकर चुनाव नहीं लड़ रहे। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल हमने उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है और हमने 5 साल यहां डेवलपमेंट किया है। करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय हमने बनवाए हैं। गरीबों को 16 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं। आज वहां 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल रही है। उनको कई किसानों को फ्री कनेक्शन भी मिले हैं। तो जो डेवलपमेंट, पक्के मकान मिले हैं लोगों को, तो ये डेवलपमेंट के काम है, ये हमारे विषय है। इसी को लेकर हम वहां चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इस चुनाव के बीच में जो अधिक, लेकिन शर्मा साहब बीजेपी का तो ये कहना है कि ये जो पर्दानशी आ रहे हैं वोट करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत वोटिंग, फेक वोटिंग इस पर्दे के बहाने हो रही हो, इसकी आड़ में हो रही हो। ये भी तो बीजेपी का आरोप है। सुन लीजिए मीनाक्षी जी, ये कोई पहली बार ये विषय नहीं आया है। ये विषय पहले भी, यदि आप तो जर्नलिस्ट रही हैं तो आपको जानकारी होगी, ये 2019 में भी ये विषय रहा है, 2017 में भी ये विषय रहा है, 2014 में भी ये विषय रहा है। ये हिजाब वाला विषय कि आप जब मतदान करने जाएं तो कम से कम उनकी पहचान कैसे हो। तो ये आज कोई पहली बार नहीं उठ रहा है ये मामला, ठीक है। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेगा और संज्ञान में लेकर जो भी पिछले बार रूल्स बने हैं वो रूल्स फिर बनेंगे। तो ये आशंका व्यक्त करना एक राजनीतिक दल का, यदि उसको लगता है ऐसा तो क्यों नहीं, क्योंकि क्या इस देश में फर्जी वोटिंग नहीं होती है क्या? तो उसको यदि चुनाव सुधार की प्रक्रिया के तहत यदि लाया जा रहा है, चुनाव सुधार की प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं, तो कहां से गलत हो गया है? ठीक है। और इसी के बहाने, ठीक है, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। इफरा जान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं और इसी बहाने इफरा जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को यह मौका मिल जाता है कि वो महिलाओं से कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिजाब पहने, बुर्का पहने और फिर आप वोटों की कतार में लग जाएं, खड़े हो जाएं। ध्रुवीकरण की सियासत देखिए कर रहा है। ऐसा तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी का बिल्कुल कोई बयान नहीं सुना जहां उन्होंने कहा कि आप ये आज ही उनका बयान है जो मैं इफरा जान साहब आपको बता, नहीं, उन्होंने ये कहा
उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी कोई बेटी अपनी मर्जी से हिजाब लगा सकती है तो वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है। अब आज के ये जो पूरा इशू बना है, इस पे बात करते हैं। आप कहती हैं कि ये यूनिफॉर्म की बात है हिजाब में। अगर ये यूनिफॉर्म की बात होती तो हमने देखा कि बहुत सारी टीचर्स हैं जिन टीचर्स को सर से आप दुपट्टा उनका उतरवा रही हैं, तो यूनिफॉर्म की बात कहां हुई? आप कहते हैं कि स्कूल्स में मजहब को नहीं आना चाहिए। भाई स्कूल्स में हमारी सरस्वती पूजा भी होती है, स्कूल्स में कर्नाटका की एक भी स्कूल के मिड डे मील में प्याज और लेसन नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एक कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। स्कूल में सिख बच्चे पगड़ी लगाते हैं, स्कूल में कुछ बच्चे तिलक लगाते हैं, तो स्कूल्स में मजहब ऑलरेडी आ चुका है। आपको सिर्फ स्कूल से एक मजहब को बाहर निकालना है, एक कम्युनिटी के लोगों को, आपको सिंबोलिज्म को बाहर निकालना है। जहां तक आपने कहा कि क्या इससे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो इफेक्ट हो रहा है, यही तो किया जा रहा है। ये विवाद कहां शुरू हुआ? ये विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटका की बीजेपी की सरकार के अंडर जो कॉलेज चल रहा है, उस कॉलेज ने एक ऑर्डर लाया और उस कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों को अंदर आने से मना कर दिया, बोला कि आप अंदर नहीं आ सकते। शुरुआत तो कॉलेज ने की ना बीजेपी के अंदर कि आप मुस्लिम लड़कियों को अंदर नहीं आने दे सकते। तो जहां तक हम देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं पूरे देश में, अगर आप कम्युनिटी वाइज देखेंगे। इस वजह से उनको एनकरेज करना चाहिए स्कूल जाने के लिए। मैं इससे पहले कि इस पर पॉलिटिक्स के इशू पर आपकी राय को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझूं, मुझे एक बात बताइए, ये जो तर्क सब देते हैं कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां, बच्चियां जो हैं, उनकी एजुकेशन पर असर है, तो इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे प्राइमरीली कारण यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो हमारे देश में है वो सबसे गरीब कम्युनिटी है। वो दलित से और शेड्यूल्ड ट्राइब से भी नीचे की कम्युनिटी है। आपकी जो एजुकेशन होती है सरकारी स्कूल में, जहां तक मैं जानती हूं कि फीस जी ऐसा फीस स्ट्रक्चर रखा जाता है, और यहां तक कि यूनिफॉर्म में भी रियायत इसलिए दी जाती है कि बच्चे जाके पढ़ाई कर सके। अब समाज का हर तबका जाके पढ़ाई कर पा रहा है। और सुनिए तो एक मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा ना। समाज का हर तबका, चाहे वो गरीब तबके से आ रहा हो, वो ट्राइब से आ रहा हो, वो शहरी इलाके से आ रहा हो, इसके बावजूद वो स्कूलों में शिक्षा पा रहा है। जी क्यों ऐसा है कि मुस्लिम समाज से आने वाली बच्चियों की ही शिक्षा पर रोक लग रही है? देखिए, बच्चों को स्कूल आने के लिए ये जरूरी है कि बच्चे छोटी ही उम्र में कामकाज करना शुरू ना कर दे, ताकि अपने घर वालों की आमदनी में बढ़ावा हो और आमदनी का जो हो इजाफा हो। ये जो आप कहती हैं एक मिडिल क्लास आइडिया कि हम लोगों को हर कोई स्कूल जाता है, अक्सर गरीब कम्युनिटीज में ये होता है कि बच्चे जब 10-12 साल के हो जाते हैं, क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता है, लड़कियां लड़के जो हैं को थोड़ा थोड़ा काम करके अपने घर वालों की आमदनी में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। ये जो आपने सवाल किया मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे क्यों है, इस वजह से है क्योंकि गरीब है। इसी वजह से हमारी दलित बहनें भी जो है काफी कम मात्रा में स्कूल जाती हैं। ठीक है, रुकिए, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मैं रिजवान जी आपसे जानना चाहती हूँ, कारण ये है कि गरीबी है इस समाज में, इसलिए बच्चियां पढ़ने नहीं निकल पाती हैं, या फिर सामाजिक ढांचा ऐसा बना दिया गया है कि तुमने हिजाब पहनना है, तुम्हें पर्दा करना है, तुम्हें स्कूल बहुत दूर है, उतने रास्ते तक तुम अकेली कैसे जाओगी, इसलिए ये सारे हर्डल्स हैं इन मुस्लिम बच्चियों के सामने? नहीं, ये भी शायद हर्डल है कि अपने दरबार। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि मोहतरमा को, मेरा टीवी सामने नहीं चल रहा है, हमारी कम्युनिटी इस देश में गरीब कहां है भाई? कैसी बात कर रही हैं ये? AIMIM से जुड़ी हुई हैं। वो कम्युनिटी तो बहुत ताकतवर होती है जो कहती है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। वो कम्युनिटी तो बहुत ताकतवर होती है जो कहती है कि हमारी शेरनियां तुम पर भारी पड़ गई, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। अरे वो कम्युनिटी तो बहुत ताकतवर होती है जो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश में जाबाजी और रंगबाजी और हुकूमत की है, तुम हमारे कागज मांगोगे? तो पहले तो ये हमारी कम्युनिटी और खास तौर से हमारी कम्युनिटी की बदकिस्मती कि उसको ऐसे नेता मिलते हैं, पहले ये तय कर लें कि क्या ये गरीब मजलूम है या ये ताकतवर दबंग और बाहुबली हैं। पहले तो ये तय कर लें।
जब ये तय कर लेंगे तो कम से कम इनकी पॉलिसी आगे की ठीक बनेगी। कभी ये सीना पीट के मजलूम बन जाते हैं, कभी ये इतने ताकतवर बन जाते हैं तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ये कहा कि वो बच्चों को काम करना पड़ता है क्योंकि परिवार बड़ा होता है, तो भाई आपसे इतने बच्चे पैदा करने को कहा किसने? एक तरफ तो आप सुन्नत मानते हैं कि क्या झूठ बोल रहे हो? एक बार इफ्रा जी हम सुन लेते हैं ना, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। लेट्स लिसन फर्स्ट। इफ्रा जी हम पहले सुनते हैं ना, बात पूरी होने दीजिए। रिजवान जी बात पूरी करें। क्यों मेरे मुंह नहीं, ही शुड नॉट झूठ ना बोले ना। मैंने कहा परिवार गरीब होता है, झूठ क्यों बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन? चलिए रिजवान जी में AIMM से नहीं, लेकिन इफ्रा जी ये बात सच है ना कि परिवार बड़े भी हैं और गरीबी भी है। ये दोनों बातें हैं या नहीं है इफ्रा जी? नहीं, आप प्लीज चेक कर लीजिए। जो भी परिवार पॉवर्टी लेवल जो होती है, गुर्बत की लेवल जो होती है, रिलेटेड होती है फर्टिलिटी लेवल से। ये मैं नहीं बोल रही, ये डेटा बोल रहा है। ये कहते हैं गरीब है या अमीर है, ये इफ्रा जान नहीं बोल रही है। डेटा पढ़ लो। ठीक है रिजवान जी, हम देखिए हम इस पर आते हैं कि आप फिर अपनी बात पूरी करिएगा। इस पर आते हैं कि जो गरीब तबका है वो फैमिली प्लानिंग को उतना महत्व नहीं देता है। अब आप उसमें मुस्लिम समाज को भी जोड़ सकते हैं, उसमें आप दूसरे समाज को भी जोड़ सकते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग से इतर हम चलिए बात करते हैं गरीब तबका। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, ये जो मोहतरमा है, शायद इनका मुझे नहीं पता इनकी उम्र क्या है या पुराना कितना इन्होंने हिंदुस्तान को देखा है। इनको इतना याद दिला दीजिए कि जब हिंदुस्तान में नसबंदी का दौर चला था तो सबसे ज्यादा अपोज उसका मुसलमानों ने किया था। ये क्या है, कितना क्या इनकी उम्र है मुझे नहीं मालूम। होमवर्क आपको मौका मिलेगा ना काउंटर करने का। आप किस तरीके से बयानात दे रही हैं? चलिए रिजवान जी अपनी बात पूरी करें, एंड उनकी बात पूरी हो जाने दें, उसके बाद फिर हम आएंगे आपके पास। रिजवान जी नहीं, आपने जो अभी कहा किस तरीके से बयान दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MIM के लोगों को इसी तरह के बयान देने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या है इसको प्रॉब्लम? He knows nothing. I am not associated with MIM. ठीक है, मैंने करेक्ट करा दिया है। Oh, you are whatsoever you are, but you are associated with I don't know which party, but you are what your narration is, उससे पता चल रहा है आपका माइंडसेट क्या है कि आप हिंदुस्तान में मुसलमानों की सारी समस्या का ठीठरा गवर्नमेंट पे फोड़ रही है। हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारा कोई उत्तरदायित्व है, हमारी कोई ड्यूटी है? हम अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं। अपनी गरीबी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट, हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट। आपकी क्या जिम्मेदारी है? कॉलेज के दरवाजे बंद कर दे, कॉलेज को दरवाजा बंद करना चाहिए हमारी बेटियों के लिए। इसको सपोर्ट कर रहे हैं आप कि कॉलेज हमारी बेटियों के लिए दरवाजा बंद कर दे। इसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। किसी ने बंद नहीं किया है, कर्नाटका में तो हम सबने देखा। फिर से झूठ पे झूठ। अगर आपको हिजाब प्यारा है, अगर आपको हिजाब प्यारा है तो किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट में पढ़िए ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? प्रतिभा देवी पाटिल अपने सर पे दुपट्टा रखती थी, तो क्या वो हमारे देश की प्रेसिडेंट नहीं बनी? अरे वो स्कूल में पढ़ने जा रही थी क्या इफ्रा जान? आप तो गजब बात कर रही हो। क्या वो स्कूल में पढ़ने जा रही थी? आप क्या बात कर रही हैं? सर का दुपट्टा, पहले आप एक मिनट अपने आप को करेक्ट करिए। सर का दुपट्टा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं मना करा है। राजपूत औरतें सर पे दुपट्टा रखती हैं, पंजाबन औरतें सर पे दुपट्टा रखती हैं। पहले सर पे दुपट्टे और हिजाब और बुरके का फर्क समझिए। ठीक है रिजवान जी, मेरी एक और मेहमान भी अब इंतजार कर रही है अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा यह है कि आप स्कूल के बाहर सर पर दुपट्टा रखें, बुर्का पहन ले, नकाब पहन ले, पगड़ी बांध ले, लहंगा पहन ले, साड़ी पहन ले, उस पर तो किसी ने आपत्ति जताई नहीं है। ताहिरा जी, सारी आपत्ति तब क्यों आ जाती है जब स्कूल के अंदर दाखिल होना है, अपनों के बीच में पढ़ाई करनी हो? और मैं तो ये कहती हूं कि शिक्षा फर्स्ट, एजुकेशन फर्स्ट की पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जाती? क्यों ये हिजाब विवाद के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, इस्लाम में भी है, इकरा से शुरू हुआ है, एजुकेशन की बात है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि राइट टू एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, चाहे वो हेड कवर करे ना करे।
फिर दूसरी बात है कि स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है, वो अपना बायलॉज बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम एडमिशन के वक्त उनको क्लियर करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ताहिरा जी इसमें भी एक पक्ष है, हमने कई बार इस पर चर्चा की है ताहिरा जी कि वो शुरुआत में बताया भी गया था, कई बार ताकीद भी किया गया था, और जब बच्चियों ने मतलब एकदम ठान ली कि हमने तो यही करना है, हमने तो हिजाब ही पहन के आना है, हमने तो बुर्का ही पहन के आना है, तब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि देखिए ऐसे तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तब ये सारा मसला खड़ा हो गया, एकाएक हाई कोर्ट पहुंच गया ये मामला। नहीं, आप एडमिशन के बाद ही उस पर साइन करते हैं ना पेरेंट्स फॉर्म, अगर उन्होंने साइन किया तो एक्शन ले, बिल्कुल गो अहेड। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है। रिजवान जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रिजवान जी, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, ताहिरा बहन ने से ऊपर नहीं है, तो ताहिरा बहन ने बिल्कुल सही बात कही। ताहिरा बहन ने रूल बने हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आप नहीं रोक सकते ना इस तरह से। एक मिनट, ताहिरा बहन ने बिल्कुल, मैं बोलूं? जी जी बोले। जी जी, ताहिरा बहन ने बिल्कुल सही बात करी। एडमिशन के टाइम पर हम भी स्कूलों में पढ़े हैं और हमने भी इसी दुनिया में जी रहे हैं समाज में। एक होती है मौखिक अनुमति, एक होती है रिटन अनुमति। ताहिरा बहन, क्या इन लड़कियों के पास ऐसे कोई रिटन सैंक्शन है अपनी स्कूल की अथॉरिटीज से कि हमने शुरू में इनसे हिजाब का सैंक्शन मांगा था और जो इन्होंने हमें रिटन अलाउ किया था? अगर है तो दूसरा सेशन खत्म होने से पहले हिजाब बंद नहीं करा जा सकता, लेकिन अगर अनुमति मौखिक थी तो हिजाब को बंद भी मौखिक किया जा सकता है। नहीं, मौखिक होनी नहीं चाहिए, उस पर साइन होगा। अगर जब एडमिशन लिया था तो स्कूल कहेगा, और अगर उनको हिजाब पहनना है तो जाके किसी अपने जो इस्लामिक स्कूल से उसमें पढ़ती, एजुकेशन हासिल करती। यहाँ से मैं ये कह रही हूँ कि अब इसके पीछे की सियासत क्या है? पहले किसने कौन सा कदम उठाया? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कोई चूक कर दी या स्टूडेंट्स ने कोई चूक कर दी? कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला सुना जा रहा है, ये मामला सब जुडिस है। लेकिन शर्मा साहब, परेशानी इस बात की है, जो मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में सब जुडिस है, आज उस पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़ रहे हैं, आज उस पर चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि गज़वाए हिंद भारत में नहीं होने देंगे, कोई ये कहता है कि आप डरे नहीं, आप बेखौफ होकर जाकर वोट डालें। अरे ये पहले आप बताइए कि ओवैसी क्या मुसलमानों के लीडर हैं? पहले आप ये बताइए। जमानत जब्त हो जाती है, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त करके जाने वाले हैं। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। पिछले चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक मुद्दा, मेरा सवाल ये है कि शर्मा जी से, ताहिरा जी, मेरा सवाल यही है कि कर्नाटक का इशू उठाकर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल डिस्कशन का मुद्दा बन गया है। आखिर क्यों? इससे किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? मीनाक्षी जी, फायदा किसी का हो, नुकसान किसी का हो, मुद्दा उठाया किसने, ये महत्वपूर्ण है ना। और दूसरा, एक बात तो कान खोल के सबको सुन लेनी चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा, शरिया से तो चलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और इसके लिए इन्हें जितना उछलना है, जितना शोर मचाना है, ये मचा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ कानून का राज है। यही चीज हम ट्रिपल तलाक में भी देख रहे थे और अंत में आपने देख लिया कि हुआ क्या उसमें। यही हम धारा 370 में भी देख रहे थे और आपने देखा कि कैसे हमने उसे कर दिया। तो इसलिए जो है, ये तो लोग भूल जाएं कि यहां शरीयत चलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहां एक अभी पैनलिस्ट बैठी हैं, इफरा खान जी, उन्होंने अच्छी बात कही कि मुस्लिम समाज गरीब है। इतिहास बता दिया रिजवान साहब ने कह के, कि बता दिया हिस्ट्री, 800 साल इन्होंने राज किया, क्या किया। जितने यहां राज्य थे, जो नवाब, सबसे ज्यादा मुस्लिम राज्य रहे। जब स्वतंत्र हुआ भारत तो सबसे ज्यादा एजुकेशन मुस्लिम समाज के अंदर ही था। ये जनगणना रिकॉर्ड बताती है मीनाक्षी जी। पर क्या कारण हुआ कि आज ये कहना पड़ रहा है? यही लोग जो आज बैठे हैं ना, जो आज हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो मुस्लिम समाज को, इसी तरह के नेता जो समय समय पर हुए, जिन्होंने केवल तुष्टीकरण की बात की, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कभी नहीं किया। इन लोगों ने प्रेरित किया तो मदरसे में भेजकर धार्मिक शिक्षा की, आधुनिक शिक्षा की विरोध करते रहे।
ठीक, यही वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें गरीब बनाया, क्योंकि वो इनके इसी मुस्लिम समाज के लोग, इन्हीं के नेता। इसलिए मैंने बेसिक जो समस्या है, जो जड़ में समस्या है, मैंने वहीं पे सवाल पूछा कि अगर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में गरीबी है, मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर नीचे है, तो इसमें समाज की भूमिका कितनी है, ये भी तो समझना जरूरी है। रिजवान जी, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन अगर शिक्षा चाहिए तो हिजाब लगा लें। सवाल ये है कि आज लोकतंत्र का पर्व है, लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अपील की जा रही है कि आप हिजाब पहन के जाइए, आप बुर्का पहन के जाइए, प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ये भी होगा। ये कैसी शर्तें हैं? देखिए, पहले तो हमारी कम्युनिटी को, कौम को अपने आप से एक सवाल पूछना होगा। सवाल हमें अपने आप से यह पूछना होगा कि अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी थी, चलो बहुत अच्छी बात है, शेरनी थी, पर हमारी कौम ये तय करे कि शाह बानो, जिसने आज से 35 साल पहले मुसलमान तलाकशुदा औरतों के हक की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, क्या वो शेरनी थी? हमारी कौम पहले अपने आप से, और हमारी कौम की औरतें अपने आप से पहले यह पूछें, हमारी कौम की औरतें अपने आप से यह पूछें कि सायरा बानो, जिसने तलाक के बिद्दत खत्म कराई, जिससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरत को तलाक के बिद्दत से राहत मिली, वो शेरनी थी या नहीं थी? जिस दिन हमारी कौम शाह बानो और सायरा बानो जैसी औरतों को शेरनी मानने लगेगी, उसके 10-15 साल बाद हमारी कौम की आधी से ज्यादा सामाजिक समस्याएं का समाधान कौम के अंदर से निकल आएगा। लेकिन हमको 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी में भी रहना है, और हमें 2022 में, 2021 में संविधान की बात भी करनी है। भाई तुम तय कर लो, तुम कौन सी सदी में रहना चाहते हो? 21वीं सदी में रहना चाहते हो या 10वीं सदी में से रहना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, हिजाब का मुद्दा आज का नहीं है, 3 महीने पहले का मुद्दा है। 3 महीने पहले का मुद्दा है। स्कूल में 6 लड़कियां नहीं पढ़ रही थी, लगभग 90 लड़कियां पढ़ रही थी। आपको ये बात मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम है वो सुन लें। सारी लड़कियां मान गई, कुछ तो पहले हिजाब पहन के नहीं आती थी। सिर्फ 90 में से 6 लड़कियों ने हिजाब का उडीपी में बवाल शुरू किया आज से 2.5 महीना पहले। सारी लड़कियां मान गई थी। क्या ये लड़कियां भाजपा ने तैयार करी थी? क्या ये लड़कियां उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने प्रेरित की थी? बेसिक सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। पहले हम मुसलमान रस्सी का सांप बनाते हैं, नहीं आप पहले हम मुसलमान रस्सी का सांप बनाते हैं, क्योंकि पार्टी का नाम डिबेट के शुरू में लिया गया था। नहीं यू आर ड्रैगिंग, तुम्हारे ले रहा हूं। कोई वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप जैसे लोग कह रहे हैं बीजेपी ने किया, उन्होंने किया, पता नहीं आप सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मूल यही है, जड़ यही है कि हम देश की मुस्लिम महिलाओं को कौन सी सदी में ले जाना चाहते हैं। चलिए इफ्रा जान जी, आप बहुत देर से इंतजार में थी, अब आप ये बोलें कि रिजवान जी ने क्या गलत कहा? समाज के भीतर की शेरनियां कौन है ये पहले पहचान तो हो जाए। वो जो रिग्रेसिव कानूनों को अपने समाज के भीतर से खत्म करना चाहती हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करना चाहती हैं, वो जो केवल अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। पहली बात तो समाज के अंदर की शेरनियां वो हैं जो हमारे स्कूल जाके पढ़ना चाहती हैं, जो हमारे कॉलेजेस में जाके पढ़ना चाहती हैं, और जो आज कर्नाटका के हाई कोर्ट में गुहार लगा रही हैं कि उन्हें पढ़ने दिया जाए, कॉलेजेस के और स्कूलों के दरवाजे उनके लिए बंद ना किया जाए। जो भी मुसलमान लड़की आगे जाना, बढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, मेरे लिए वो लड़की शेरनी है, फिर वो हिजाब पहने या ना पहने। दूसरी बात, इन्होंने कमाल बात कर रही है, मतलब आपके समाज से बच्चियों का निकलना पढ़ना इतनी बड़ी जंग है क्या? हमारे देश में हर किसी लड़की का पढ़ना और आगे बढ़ना। क्या बात कर रही है इफ्रा जी? कौन सी सदी की बात कर रही हैं? समाज से निकलना, पढ़ाई करना, अब वो जंग नहीं रही। आप कौन सी सदी की बात कर रही हैं? हर लड़की मेरे लिए एक वॉरियर है। मेरे लिए हर महिला, हर कोई महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, शिक्षा लेना चाहती है, हर कोई महिला जो है वो मेरे लिए एक वॉरियर है। जरूरी नहीं है कि वो देश की प्रेसिडेंट बनी हो, हर महिला मेरे लिए एक वॉरियर है। और जो ये आज लड़कियां जंग लड़ रही हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, स्कूल जाने के लिए, ये भी मेरे लिए शेरनियां हैं। अब जरूरी नहीं है कि लड़की नासा गई हो, एस्ट्रोनॉट गई हो, फिर ही वो
हमारे समाज की हीरो है। आपने और एक बात कही, आपने पूछा हिजाब, सर पे दुपट्टा रखना या किताब, ये कैसा सवाल है मुझे बताइए। मैंने कभी ये सवाल नहीं किया कि क्या ये स्टूडेंट तिलक लगा सकता है या किताब लगा सकता है। भाई तिलक भी लगाएंगे, किताब भी पढ़ेंगे। नहीं, लेकिन तिलक पुछवा दिया जाता था मैम, मैं आपको बता दूं, स्कूल जाने से पहले तिलक पुछवा दिया जाता था। आपने एक बार अपने स्कूल की चौहद्दी के भीतर पैर रखा, उस चौहद्दी के अंदर कोई धर्म नहीं चलता। इफ्रा जी मैम प्लीज मुझे प्लीज ठीक है, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि अगर मैं बोल पाऊंगी ठीक है ना। पहली बात तो अगर कोई भी स्कूल किसी बच्चे के माथे से तिलक हटाएगा, मैं उस बच्चे के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि किसी की धर्म पे ठेस पहुंचाना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एटलीस्ट मेरा काम होगा। यही सब करेंगे। क्या कर रहे हैं यार, ये क्या तमाशे कर रहे हैं, ये पैनलिस्ट हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप जब बीच में बोल रही थी तब क्या कर रही थी आप? ताहिरा जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले इफ्रा जी ने कहा कि मेरे लिए हर वो लड़की शेरनी है जो एजुकेशन के लिए बाहर निकल रही है। बहुत ईमानदारी से ताहिरा जी बताइएगा, क्या अब वाकई में यह आजादी से पहले वाला भारत है जहां पर बच्चियों के पढ़ने पर भी इतनी पाबंदी हो? अब माहौल बदल चुका है, अब बच्चियां नहीं, देखिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। 2 मिनट में अपने बहुत सी बातें कहूंगी। अभी रिजवान भाई ने कहा था कि लड़की के लिए शेरनी है, जो कुछ भी कहा, जिसने भी कहा। देखिए एक अकेली लड़की को जो इतने लोग जमा होके हैकल कर रहे थे, वो भी गलत था। आरएसएस के मुस्लिम विंग ने भी उसको कंडेम किया है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। रिजवान भाई आप नहीं कंडेम कर पाए। धार्मिक आदमी कभी भी गलत बात नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अच्छा, दूसरी बात, मेरा कहना है कि जो लड़कियों की बात है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी। बहुत सी पार्टियां बहुत से कानून बनाती रही, सच्चर लाई, रंगनाथ लाई, सबने बताया कि हालात बड़े खराब है, क्योंकि कम्युनिटी जो थी वो बड़े लंबे टाइम मौलानाओं की गिरफ्त में रही। वहां पर एजुकेशन से उसको डिप्राइव रखा गया। वो बेचारे पढ़े नहीं थे, पंचर जोड़ते थे, उनके यहाँ इतना एजुकेशन नहीं था, इकोनॉमिकली वीक थे। अब थोड़ा सा असर्ट कर रही है, हमारी बेटियां भी असर्ट कर रही है। मैं तो हमारे साथी बीजेपी के बैठे मैं कहना चाहती हूँ, मॉडर्नाइज कर दीजिए प्लीज, इन मदरसों को भी मॉडर्नाइज कर दीजिए। हमारी बेटियों को साइंस, इंग्लिश सब पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, तब तो विकास होगा। अगर एक भी हिस्सा शरीर का सही नहीं है तो कभी भी शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। और ट्रिपल तलाक की बात है, उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा कौन लड़ा है ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में? क्योंकि ट्रिपल तलाक इन वन गो कुरान में नहीं दिया है कहीं भी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है, तो इसलिए उसके खिलाफ लड़े। और हम लोगों ने मैं एक छोटी सी बात, लेकिन ताहिरा जी आपने कही और मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा ताहिरा जी कि मदरसों को भी मॉडर्नाइज होना चाहिए, ये आप कह रही हैं। और देखिए बीजेपी के नेता यहाँ पर सुन भी रहे हैं, लेकिन मैम आपने खुद ने कहा कि ये समाज ऐसा है जो बहुत समय तक मौलानाओं की गिरफ्त में रहा। आज अगर बीजेपी ये कहती है कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे, तो फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि आप हमारे धर्म के भीतर आप क्यों अपनी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, खुद महिलाएं लड़ेंगी, उनके बच्चों का सवाल है, माताएं लड़ेंगी। ऐसा क्या है, एजुकेशन के लिए क्यों करेंगी? एजुकेशन किसी भी हाल में भी नहीं रोका जाना चाहिए। इस कम्युनिटी के पास एजुकेशन मैक्सिमम पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हाई कोर्ट सुन रहा है, मुझे उम्मीद है कि कोई बेहतर सोल्यूशन निकलेगा, कोई कंसेंसस बनेंगे कि बच्चों का एग्जाम हो जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हमारी बिटियां पढ़ें, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगी ना, माहौल दीजिए, आगे बढ़ेंगी तो खुद डिसाइड करेंगी। जो बात आपने ताहिरा जी आपने कहा है कि मैं उसके हर एक शब्द से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, आपका हर एक शब्द सच है। और इफ्रा जी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी जब आपने ये कहा। मैं 1 मिनट रिजवान जी आऊंगी आपके पास। जब आपने ये कहा कि हमारे समाज में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं या गरीबी ज्यादा है या एजुकेशन का लेवल कम है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो है जो ताहिरा जी ने बताई। आपके समाज को मौलानाओं ने अपनी गिरफ्त में रखा, अपने हिसाब से शिक्षा प्रणाली को लागू करने की कोशिश किया, अपने हिसाब से समाज को पिछड़ा करके रखा, और फिर आपने आरोप लगा दिया सरकार कुछ नहीं करती। देखिए, अगर मुस्लिम समाज की महिलाएं जो हैं पिछड़ी हुई हैं, तो अगर आप स्टेटस और डेटा देखेंगी, दलित समाज की महिलाएं भी पिछड़ी हुई हैं। उनको पीछे किसने रखा? शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी कम्युनिटी की महिलाएं भी पिछड़ी हुई हैं, उनको पीछे किसने रखा? तो हमारे देश में
जितनी एक कम्युनिटी के पास पैसा और रिसोर्सेज होता है, उतनी ही उस कम्युनिटी के पास एजुकेशन भी होती है। ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं आपस में। बिल्कुल जो ताहिरा जी ने बात की वो बात भी सच है। और आपने कहा कि क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई महिलाओं का स्कूल जाना? नहीं, अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं होती लड़कियों का स्कूल जाना, तो आज हमारी इन 5-6 बहनों को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ता दरवाजा खटखटाने के लिए कि स्कूलों के और कॉलेजेस के दरवाजे हमारे लिए खोल दो। इफ्रा जी देखिए, मेरा इसमें अलग मत है। मैं फिर कहती हूँ, मैं सब जुडिस मैटर पे नहीं बोलना चाहती, लेकिन मेरा इसमें बिल्कुल अलग मत है। मुझे ना ये हिजाब समझ में आता है, ना मुझे बुर्का समझ में आता है, ना मुझे पर्दा प्रथा समझ में आती है। ये सारी चीजें औरतों के लिए बना दी कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उसके बाद कह दिया कि ये तो आपकी हया है। मुझे तो हिजाब में कोई हया नजर नहीं आती, लेकिन ये मेरा मत है, मैं किसी और के ऊपर थोप नहीं सकती। चलिए 1 मिनट, 10 सेकंड का जवाब सुन, 10 सेकंड का जवाब सुन लीजिए। हाँ। देखिए, आपको बिल्कुल हिजाब पसंद ना हो, आपको बिल्कुल बिंदी पसंद ना हो, किसी को सिंदूर पसंद ना हो, किसी को मंगलसूत्र पसंद ना हो, किसी को करवा चौथ पसंद ना हो, किसी को सर पे दुपट्टा रखना पसंद ना हो, बिल्कुल है। आपका जो आइडिया है वो आपकी आइडियोलॉजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैडम, आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं ना। मैंने कंक्लूड कर दिया, मैं किसी और पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकती, लेकिन मुझे हिजाब का हया से कनेक्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि ये धर्म भी नहीं बताता, ये आपका धर्म भी नहीं बताता। मैं इतने दिनों में इतने मौलानाओं को सुन चुकी हूँ, इतने काबिल लोगों को सुन चुकी हूँ कि इस पर मैं अब बहस में नहीं जाना चाहती। लेकिन रिजवान जी जो बात इन्होंने कही, ताहिरा जी ने कही या इफ्रा जी ने कही कि अगर महिलाओं की ये स्थिति है तो वो फिर केवल मुसलमान महिला नहीं है, वो ट्राइबल महिलाएं भी हैं, वो गरीब तबके से आने वाली हर महिला है। जी 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 जी, बड़ा अफसोस होता है ये देख के, बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि आज मुसलमान महिलाएं टीवी पर बैठ के अपनी तुलना दलित औरतों से कर रही हैं, और ये वही हैं जो शान से कहते हैं कि हमारा ताल्लुक तो मुगलों से था, हमारा ताल्लुक तो मुगलों से था। अरे दलित का इस देश में 1000 साल शोषण किया गया है। दलित होने से कोई आप बीच में बोलेंगी तो गुंडागर्दी नहीं है। देखिए रिजवान जी की बात आने दीजिए, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। देखिए ताहिरा जी, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता। चलिए रिजवान जी अपनी बात रखिए, केवल रिजवान जी की आवाज आए, प्लीज रिजवान जी। ये क्या तमीज है आप लोग की? ये क्या तमीज है आप लोग की? सारी तमीज आपके पास है, हम लोग नहीं ठीक है रिजवान जी, आप अपनी बात पूरी करें ना प्लीज। दलितों का इस देश में 1000 साल शोषण हुआ है। मुसलमानों इस बात का जवाब दें कि 400 साल हुकूमत करने के बाद ऐसी हालत कैसे हुई? मैं जवाब देती हूं। पहली बात, जब भी मैं किसी मुसलमान औरत से मिलता हूं, वक्ता से मिलता हूं, भाई हमें पढ़ाइए। अरे खुद पढ़ो। पारसी को किसने पढ़ाया? सरदार की औरत को किसने पढ़ाया? यहूदी की औरत को किसने पढ़ाया? हिंदू की औरत को किसने पढ़ाया? आप लोग भीख मांगती रहती हैं, पढ़ाइए। अरे अपने घर में पढ़िए, ऐसा माहौल बनाइए कि आपके घर में पढ़ाई हो। आप लोग भीख मांगती रहती हैं, ज़कात मांगती रहती हैं, पढ़ाई की काम है कि वो कर रहे हैं अपना काम। हम तो अपने बीजेपी के साथ, सरकारों का काम नहीं है, ये आपका काम है। सरकारों का काम नहीं है, ये आपका काम है। सरकारों का काम नहीं है। आप खुद पढ़िए, अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए। ठीक है बिल्कुल आपकी बात अगर पूरी हो गई, देखिए माहौल बनाने का काम तो लेकिन सरकार कर सकती है, समाज कर सकता है, और उसमें सरकार को भी अपना साथ देना चाहिए। ताहिरा जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा ना कि भाई आप मदरसों को मॉडर्नाइज करिए, आप उसमें साइंस इंट्रोड्यूस करिए, आप उसमें एस्ट्रोनॉमी इंट्रोड्यूस करिए। अच्छी बात है। माहौल जो है वो समाज और सरकार दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं। शर्मा साहब। मीनाक्षी जी अब मैं बोलूं, मैं ताहिरा हसन जी जो बात उन्होंने कहा मुझे अच्छी भी लगी और मैं उसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन आपको मैं कुछ घटना भी बताना चाहता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में जब मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात आई और जब कहा गया कि वहां कंप्यूटर लगे, वहां अंग्रेजी और इसके शिक्षक भर्ती किए जाए, तो किसने विरोध किया मीनाक्षी जी? ये इसी मुस्लिम समाज के वो कट्टरवादी लोग थे जिन्होंने विरोध किया। आज आसाम में जब मदरसों की बात आई कि उसको बदल के वहां विज्ञान की शिक्षा की जाए, तो किसने विरोध किया? सारे देश में हंगामा उठाया गया।
तो ठीक है, आप हंगामा उठाइए, आपका काम है, क्योंकि आपकी नेतागिरी उसी से चलती है। आपकी नेतागिरी उसके बगैर मर जाएगी। आपकी नेतागिरी इस बात पर है कि मुस्लिम समाज का मुस्लिम कट्टरपंथी नेता कितना शोषण कर सकता है, और 70 साल यही किया। मुस्लिम नेताओं ने ही मुस्लिम समाज का शोषण किया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हम बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन इनको यह तय करना पड़ेगा आज की डेट में कि सरिया चाहिए या शिक्षा चाहिए। ठीक, आप सरिया के साथ शिक्षा की यदि बात कर रहे हैं तो ये आपको ये समाज के अंदर जागृति ताहिरा बहन जैसे लोगों को जगाना पड़ेगा जाकर। चलिए, एक साथ नहीं चल सकते। इफरात जी, ये तो तय देखिए समाज को ही करना पड़ेगा ना। आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल दिए जा सकते हैं, किताबें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर बच्चियां अड़ जाएंगी कि हमने तो हिजाब पहनना है फिर हमने स्कूल जाना है, हमने तो पहले बुर्का पहनना है फिर स्कूल जाना है, हमने तो पहले अपने धर्म का पालन करना है फिर शिक्षा की बात करनी है, तो कैसे समाज का उद्धार होगा? देखिए, अब प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड। पहली बात तो आज हम लोगों ने देखा ना तो सिर्फ बच्चियों का आपने हिजाब उतारा, जो वहां पे टीचर्स आज आई थी रोटरी स्कूल में, आपने टीचर के सर से भी दुपट्टा उतारा। तो ये कहना कि यूनिफॉर्म की बात है, हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म की बात नहीं है। अगर यूनिफॉर्म की बात होती तो टीचर के सर से दुपट्टा क्यों उतारते? और आप कहते हैं कि शायद सभी टीचर्स के लिए ऐसा रूल होगा, सभी टीचर्स के लिए ऐसा रूल नहीं था। हमने देखा कि बाकी टीचर्स जो थी अपनी बिंदी टीका लगा के बैठे हुए थे। तो ये कहना कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप स्कूल जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप सर पे दुपट्टा रखने चाहिए, माफ कीजिएगा, स्कूलों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं उन लड़कियों के लिए, सिर्फ एक समाज की लड़कियों के लिए, क्योंकि वो अपना मजहब पालना चाहती हैं, और किसी के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। हमारे सिख भाई बहन जो पगड़ी पहनते हैं लिए उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। मैं इस पर कितनी बार बहस करूंगी इफरात जी। सिख होने की पहली प्राथमिक शर्त ही ये है कि उनका टर्बन होना चाहिए। सुनिए, मुसलमानों की एसेंशियल आइडेंटिटी हिजाब नहीं है। इस पर कितनी बार बहस करनी होगी, मुझे नहीं समझ में आता क्यों इस बात पर बार बार ये बहस होती है। बार बार हिजाब को सिखों के टर्बन के साथ, उनकी पगड़ी के साथ तुलना की जाती है। मुझे इस बहस को यहीं पर रोकना होगा, यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, रिजवान साहब और इफरात जान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।